हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकास कुमार सिंह। आई एम और फिजिक्स टीचर। ठीक है। आज हम एक ऐसा लेक्चर लाने जा रहे हैं जिसमें 125 क्वेश्चन का 125 क्वेश्चन का संग्रह है। और ये ऐसा संग्रह है जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम यानी कि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, अगर हम इस सीरीज को पढ़ लें तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका पूरा का पूरा शॉर्ट टाइप जो है वो इन्हीं 125 में से आ जाएगा। ठीक है, तो आज से हम ये सीरीज शुरू करते हैं, है ना। तो आज 125 में से केवल 10 क्वेश्चन का ही डिस्कशन होगा। और डिस्कशन इस प्रकार से होगा कि आपका एक का क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। वो आपका पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है ना। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि यह एक तरंग है। क्या है? यह एक तरंग है। माइंड में सेट हुआ। ये तरंग बनता कैसे है? हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। इसको देखिएगा, ये वाला जो वर्ड है ये आपका पहले हम समझाएंगे, है ना। और एग्जाम में कहाँ से लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। पहले समझाएंगे तब ना परिभाषा आपको अच्छे से याद होगा, है ना। तो विद्युत से हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का। किसका? विद्युत क्षेत्र। और चुंबक से हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए कैसे परिभाषा बनता है। चुंबकीय क्षेत्र। अब बताइए यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोलन करते हैं। क्या करते हैं? दोलन करते हैं। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? हम बोलेंगे भैया दोलन करते हैं। दोलन करते हैं। और इस दोलन से हमें एक तरंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तरंग का निर्माण होता है। और सबसे बड़ा खासियत इस तरंग का ये है कि इस तरंग को यात्रा करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इसे यात्रा करने के लिए यात्रा करने के लिए करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और इसका एक चीज़ और बता देते हैं कि इस तरंग का जो चाल होता है ना, वो आपका प्रकाश के चाल के बराबर होता है। यानी कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बताइए कि अगर हम परिभाषा बनाने की कोशिश करें, एग्जाम में इसका परिभाषा लिखा जाएगा ना, ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं। एक निश्चित प्रारूप के रूप में लिखेंगे हम। तो इसका परिभाषा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए परिभाषा कैसे बनाते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से बना वैसा तरंग जिसे यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। परिभाषा याद हो गया ना। कैसे हम परिभाषा को बनाते हैं इस बात पे ध्यान दीजिए। परिभाषा को रटना नहीं है, परिभाषा को भाई समझना है। ठीक। तो बताओ कि इसका परिभाषा हम लिख दें ना। परिभाषा लिखने से पहले एक चीज आपको हम और बता देते हैं। ये राज वाली बात है, किसी को बताइएगा नहीं। ये जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसको हम बोलते हैं EMW। अब बताइए कि EMW का मतलब क्या हुआ। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रो, M का मतलब हो गया मैग्नेटिक, और W का मतलब हो गया वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग।
एक बात बताते हैं, इसमें जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र, ये सब बेसिक बेसिक बातें हम अलग से बता देते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में काम दे और आपका नॉलेज को बढ़ाने में काम आएगा। विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है किसके? चुंबकीय क्षेत्र के। एक बात तो हम बहुत सुंदर सी बता दिए कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका लंबवत होता है कौन सा क्षेत्र के? चुंबकीय क्षेत्र के। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है वो आपका अगर इसका वेग कितना होता है, हम बोलेंगे भैया इसका वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे हम ये बताते हैं कि ये जो आपका होता है इसके नेचर की बात करते हैं, इसके प्रकृति की बात करते हैं, तो इसका प्रकृति आपका होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य का नाम तो सुना ही होगा, तो इसका प्रकृति कौन सा तरंग जैसा होता है? तो हम बोलेंगे भैया अनुप्रस्थ के जैसा होता है। उसके बाद हम एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है उसमें 7 तरंग आती है। कितना तरंग? 7 तरंग। कौन-कौन? उसका भी नाम थोड़ा-सा लिखवा देते हैं, है ना? चलिए, ये सब जो है आपको एक्स्ट्रा में हम बता रहे हैं, ठीक? EMW का प्रकार, देखिए कौन-कौन सा प्रकार होता है। एक आपका होता है सबसे पहले रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है वो आपका होता है सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। तीसरा जो है वो आपका है अवरक्त तरंग। और जो चौथा है वो आपका है दृश्य तरंग, दृश्य तरंग। पांचवा परावैगनी तरंग, परावैगनी तरंग। छठा जो है वो आपका है एक्स रे। और जो आपका सातवां है वो आपका है गामा किरण। तो बताइए कि यहाँ पे टोटल का टोटल जो है वो आपका कितना हो गया? 7, है ना? सातों को याद रखने का एक ट्रिक बताएं। देखिए ट्रिक क्या होता है। देखिए ट्रिक एक एक बताते हैं, है ना? बड़ा मजेदार ट्रिक है। गाड़ी का नाम सुने हैं ना? गाड़ी, उस गाड़ी का नाम है एक्स यू भी। यानी गाड़ी एक्स यू भी जो है वो मेरे रेंज में है, इन माई रेंज। ठीक है? यानी एक मेरे पास गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम है एक्स यू भी, वो मेरे रेंज में है, हम उसको खरीद सकते हैं भाई। ठीक है? अब देखो कि कैसे क्या होता है, इसका देखो नाम देखना ध्यान से। देखो, इस जी का मतलब होता है गामा। क्या होता है? गामा। चलिए, एक बात तो हो गया, गामा कहानी खत्म हो गया। एक्स का मतलब होता है एक्स रे, एक्स रे। चलिए, इसका भी कहानी खत्म हो गया। यू से होता है अल्ट्रा वायलेट। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, जिसे हम हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी। चलिए ये भी हो गया। वी का मतलब होता है विजिबल। क्या होता है? विजिबल, विजिबल का मतलब होता है दृश्य। चलिए ये भी हो गया। यहाँ पे आई का जो मतलब है वो होता है इंफ्रारेड। क्या होता है? इंफ्रारेड, जिसको हम बोलते हैं अवरक्त तरंग। इस एम का जो मतलब होता है, इस एम का होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तरंग। और इस आर का मतलब होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेडियो तरंग। ये आपका हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम दे सकता है। अब आते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं। चलिए, एग्जाम में जब आ जाएगा ना तो आप लोग यहाँ से शुरू करिएगा, जहाँ से हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक। क्या लिखना है? परिभाषा। विद्युत क्षेत्र तथा, मेन आपको एग्जाम में यहीं से लिखना है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से, दोलन से बना वह तरंग, बना वह तरंग जिसे यात्रा करने के लिए या संचरण करने के लिए, यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो आपको जो है वो अपने एग्जाम में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, मात्र यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे जाके समाप्त करना है। आपको जो है वो कितना नंबर मिल जाएगा? आराम से 2 नंबर मुस्कुराते हुए मिल जाएगा, ठीक। तो वो जो ऊपर की जो बातें बताए हैं ना, वो परिभाषा को बनाने के लिए सिखाए है ना, कुछ बातें को समझाने के लिए सिखाए। कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे ना तभी तो कुछ अच्छा होगा, है कि नहीं? चलिए, एक क्वेश्चन हो गया समाप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? किरचॉफ के प्रथम नियम को लिखें। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। हो सकता है कि 2025 में पूछ ही दे, हो सकता है कि पूछ भी सकता है ना। चलिए, क्योंकि 125 क्वेश्चन का हम सीरीज ला रहे हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा गेस क्वेश्चन है, ठीक। तो बताइए, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसका किरचॉफ का प्रथम नियम। अब बताइए, किरचॉफ का टोटल 2 नियम होता था, याद है? एक को बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, एक होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम बोलते हैं केसीएल और द्वितीय नियम को हम बोलते थे केवीएल। तो याद करिए, किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में क्या बोला था, है ना। ये बोला था किरचॉफ ने कि किसी जंक्शन पर, क्या बोला था? किसी जंक्शन पर आने वाली विद्युत धारा तथा जाने वाली विद्युत धारा का कुल योग शून्य होता है। बस, मात्र इतना ही आपको लिखना है। फिर से सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है वो एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक चीज़ें आके मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन, या उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ये जो बिंदु है उसको हमने नाम क्या दे दिया? जंक्शन। चलिए, इस जंक्शन में क्या हुआ कि ये जो विद्युत धारा है वो आपका आ रही है। चलिए, इसको हम बोल दिए आने वाली विद्युत धारा। ये जो है वो भी आपका क्या है? आने वाली विद्युत धारा। और यहाँ से ये वाला जो है वो आपका क्या है? आने वाली विद्युत धारा। और यहाँ से ये वाला जो है वो आपका क्या हो गया? जाने वाली विद्युत। तो यहाँ पे विद्युत धारा एक जंक्शन पे कितना मिल रहा है? 4। इसका नाम दे देते हैं I1, इसका नाम दे देते हैं I2, इसका नाम देते हैं I3 और इसका नाम दे देते हैं I4।
तो एक जंक्शन पे जो है वो टोटल करंट आपका कितना है, 4 है, जिसमें से 3 जो है विद्युत धारा आ रही है और एक जो है वो विद्युत धारा जा रही है। तो जो आने वाली विद्युत धारा है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग करंट, और जो जाने वाली है, जो बाहर की ओर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग करंट। तो बताइए कि ये जंक्शन की ओर जा रही है ना, तो ये हो गया इनकमिंग। ये जा रही है ना, तो ये हो गया इनकमिंग। ये भी जंक्शन की ओर आ रहा है, इनकमिंग। लेकिन इसको देखते हैं कि जंक्शन से दूर जा रहा है, यानी कि ये वाला जो करंट है वो आपका होता है आउट गोइंग, है ना। और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका योग जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात जो है वो कौन बताए थे, किरचॉफ। और उसको कौन सा नियम के नाम से जानते हैं, तो प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के कौन सी आया आपका, इनकमिंग करेंट, इनकमिंग करेंट और आउटगोइंग करेंट। आउटगोइंग का मतलब समझते हैं ना, जो करंट बाहर की ओर जा रही है उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग, और जो करंट अंदर की ओर आ रही है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग करंट। और दोनों का जो योग होता है वो आपका कितना होता है, तो हम बोलेंगे भैया इसका योग जो होता है वो कितना होता है, 0। इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। अगर हम इसको लिखें, देखिए कैसे लिखिएगा, कैसे हम परिभाषा बनाते हैं। किसी जंक्शन पर, क्या बोलना है, किसी जंक्शन पर आने वाली विद्युत धारा तथा जाने वाली विद्युत धारा का बीज गणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। इतना लिखने के बाद आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। चलिए हम इसको लिखते हैं। ये एग्जाम में अगर आए तो यहाँ से हम लोग को शुरू करना है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन से यहाँ से आपको एग्जाम में लिखना होगा। एग्जाम में क्या लिखना है, किसी जंक्शन पर, किसी जंक्शन पर आने वाली विद्युत धारा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में परिभाषा को याद रखिए ताकि लंबा समय तक याद रहे, और कम से कम तो एग्जाम तक तो याद ही रहना चाहिए, है ना। आने वाली विद्युत धारा तथा जाने वाली विद्युत धारा वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। और नीचे में जो है इसका एक मैथमेटिकल टूल लिख लीजिएगा कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। जितना भी आपका करंट है सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ के जो है वो किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। इतना लिखने के बाद आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्या ये परिभाषा याद हो गया ना। ठीक है, कितना परिभाषा याद करवा दिए, 2। तीसरा देखिए कौन सा क्वेश्चन है, देखिए ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है ना। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। शायद ये आपको 10 क्लास में भी मुलाकात इससे हुआ होगा, है ना। वैसे कोई बात नहीं, हुआ हो ना हुआ हो कोई बात नहीं, हम हैं, हम फिर से बता देते हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि जब भी अगर एग्जाम में अंतर वाला क्वेश्चन आवे ना, तो सबसे पहले उसको कोशिश करिए कि 2 भाग में डिवाइड कर दें। डिवाइड कर दिए, एक तरफ क्या लिखिएगा, आमीटर, और एक तरफ क्या लिखिएगा, वोल्ट। जैसे हम लिख रहे हैं बस एग्जाम में वैसे ही लिखिएगा। ठीक, इसका पहला पॉइंट, आमीटर एक डिवाइस, आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का दोनों एक डिवाइस है।
एक का काम है विद्युत धारा को मापना और दूसरे का काम है विभवांतर को मापना। ठीक, अब बताओ कि विद्युत धारा को कौन मापता है? आमीटर। और विभवांतर को कौन मापता है? वोल्टमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह किसको मापता है? विद्युत धारा को, जिसको हम बोलते हैं करेंट। यह विद्युत धारा को मापता है। चलिए, एक पॉइंट तो क्लियर हुआ इसका, है ना। इसका पहला पॉइंट क्या होगा? ये क्या चीज को मापता है? हम बोलेंगे भैया ये मापता है विभवांतर को। यह विभवांतर को मापता है, को मापता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका उच्च होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका प्रतिरोध निम्न होता है, निम्न होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है? तो यहाँ पे लिखना है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है, अगर आमीटर में आदर्श वर्ड को जोड़ दे कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना, तो मेरा आंसर होगा 0। और अगर इसमें जोड़ दे कि आदर्श वोल्ट मीटर में प्रतिरोध कितना, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ये ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो कितना अंतर हुआ? 2। कम से कम 3 अंतर आप लिखिएगा ना, तो 2 नंबर जो है वो मिल जाएगा अच्छे से। तीसरा, कि आमीटर का जो प्रयोग होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में होता है। अब वोल्ट मीटर का जो प्रयोग होता है वो परिपथ में समांतर क्रम में होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। इसका प्रयोग परिपथ के साथ, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और इसका परिपथ के साथ कौन सा क्रम में होता है? बस यहाँ पे हम लिख देते हैं समांतर क्रम में। बाकी पूरा सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, ठीक है। तो क्या ये अंतर याद हो गया ना? तो अभी तक कितना सवाल हम लोग कर लिए? 3 सवाल, वो भी अच्छा से। ये कभी भूलिएगा नहीं। ठीक, चौथा सवाल देखिएगा। चौथा सवाल ये है कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखें। क्या व्यतिकरण जो है वो आप लोग को ऑप्टिक्स में पढ़ना था? इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 प्रकाश स्रोत है, 2 बल्ब है। कितना बल्ब है? 2 बल्ब है। दोनों से क्या निकलेगा? तरंग निकलेगा। और दोनों तरंग जो है वो कहीं आगे जाके एक दूसरे पे क्या हो जाता है? अध्यारोपित हो जाता है। उसी घटना को हम बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं भैया? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण का मतलब क्या हुआ कि एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, दोनों से क्या निकला? इधर से ये तरंग निकला और इधर से ये तरंग निकला, और कहीं पे जाके दोनों क्या हो गया? अध्यारोपित हुआ। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। और इसके लिए ना कुछ शर्त होता है। वैसे एग्जाम में जो है आपका 2 शर्त पूछेगा, लेकिन हम यहाँ पे 4 बता देते हैं ताकि एग्जाम में जो है कोई भी 2 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखें। तो सबसे पहला शर्त यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्यतिकरण के, व्यतिकरण के आवश्यक शर्त इस प्रकार है। आवश्यक
शर्त इस प्रकार है, या लिख सकते हैं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अब पहला क्या होगा? सबसे पहला ये है कि जैसे ये बल्ब है और ये बल्ब है, दोनों का जो तरंग है ना, वो एक ही दिशा में यात्रा करना चाहिए, एक ही दिशा में संचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का तरंग इधर निकल रहा है और दूसरा का तरंग इधर निकल रहा है तो हम बोलें व्यतिकरण होगा। नहीं, दोनों का दिशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि प्रकाश की तरंगों की दिशा, तरंगों की दिशा समान होना चाहिए ना चाहिए। चलिए, एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त ये है कि प्रकाश के तरंगों का आयाम, तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दिशा भी समान होना चाहिए, एक ही दिशा में संचरण करना चाहिए। दूसरा कि दोनों का आयाम भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और तीसरा शर्त ये है आपका कि प्रकाश के तरंगों का तरंग धैर्य, तरंग धैर्य समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। चौथा जो आपका इसका शर्त है वो ये है कि प्रकाश के तरंगों का जो कलांतर होता है वो नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी बढ़े कभी घटे, नहीं, बिल्कुल क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। किसका? प्रकाश के तरंगों का कलांतर, प्रकाश के तरंगों का कलांतर, कलांतर नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। चलिए, अब बताओ कि टोटल शर्त हमने कितना बताया? 4। एग्जाम में कितना पूछेगा वहां पे लिख देगा आपको, है ना, कि 2 आवश्यक शर्तों को लिखे। तो 4 में से कोई 2 हम छाट नहीं लेंगे, आराम से, आराम से लिखा जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्यफलन क्या है? कार्यफलन क्या है, या कार्यफलन को परिभाषित करें। ठीक, अब देखिए इसको पहले समझिए, उसके बाद परिभाषा बोलना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक धातु का प्लेट है, देखिएगा ध्यान से, क्या है ये? तो बोलेगा भैया ये जो है वो धातु का प्लेट है। इसका? अधातु का नहीं, धातु का, धातु का प्लेट। ठीक, अब जितने भी धातु होते हैं उसके अंदर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, सबको मालूम है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है वो आपका प्रकाश की किरणें आती है, और जैसे ही प्रकाश की किरणें इसे पड़ती है, ये आपका को क्या आ रहा है? तो हम बोलेंगे प्रकाश की किरण, की किरण। ठीक, जैसे ही किरण यहाँ पे पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ से जो है वो आपका सतह से बाहर निकलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो सतह से बाहर निकलने में ना ऊर्जा की खपत होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये पहले कहाँ था?
सतह के अंदर था, सतह में घूम रहा था और इस पे क्या पड़ा? प्रकाश पड़ा और जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। सतह से क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलने लगता है, लगता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ निकलने वाला, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस इतना हुआ कि ये धातु का प्लेट है, इस पे प्रकाश की किरण आपतित हुआ, आपतित होने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकला, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो इसी के आगे इसी स्लाइड में, इसी सेशन में आपका क्वेश्चन होगा। कौन सा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन जो है वो कितना नंबर का बनता है? 2 नंबर का बनता है। तो हम यहीं से उसका आंसर निकाल लेंगे। क्या निकालिएगा? कि जब प्रकाश की किरण धातु के सतह पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कार्य फलन क्या है ना? तो सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ना ऊर्जा की हानि होती है। किसकी हानि होती है? ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की मास उसको हटाइए देते हैं। ऊर्जा की हानि होती है या ऊर्जा का व्यय होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्य फलन। क्या बोलते हैं उसको? कार्य फलन। तो बताइए कार्य फलन का परिभाषा क्या हुआ? कि जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो ऊर्जा का व्यय होता है, जो ऊर्जा का हानि होता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा हम यहीं पे लिख देते हैं। ये तो समझने का पार्ट हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा ये देखिए। देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है। यहाँ पे हेडिंग लगाइए सॉल्यूशन या आंसर, है ना? धातु के सतह पर, धातु के सतह पर जब प्रकाश की किरणें की किरणें आपतित होती है, आपतित होती है तो होती है तो सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने में, इलेक्ट्रॉन को निकलने में ऊर्जा का व्यय होता है, निकलने में ऊर्जा का व्यय होता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को जो है वो हम सूचित करते हैं फाई के द्वारा। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, इसे फाई से सूचित करते हैं या फाई नॉट से सूचित करते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने में आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो वो भी हम बता देते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं होगा। ठीक, बस आपको एग्जाम तक मात्र यहीं तक लिखना है बस।
ठीक है? ये आपका एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। अगर कोई पूछे कि कार्यफलन, देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। कार्यफलन का एसआई मात्रक, तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा वही मात्रक किसका हो जाएगा? कार्यफलन का। तो कार्यफलन का एसआई मात्रक होगा जूल। ठीक है? अब सवाल एक चीज और बताते हैं कि सबसे ज्यादा कार्यफलन कौन सा धातु का होता है और सबसे कम कार्यफलन कौन सा धातु का होता है। तो सबसे ज्यादा हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा का पहले। सबसे ज्यादा किसका कार्यफलन होता है भैया? तो हम बोलेंगे प्लेटिनम का। प्लेटिनम। और कितना होता है? तो हम बता देते हैं 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर पूछे कि सबसे कम किसका होता है, ये भी देख लीजिए अब। सबसे कम, तो वो आपका होता है सीजियम का। किसका होता है? सीजियम का होता है। और कितना होता है? तो हम बोलेंगे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये आपका हो गया एक्स्ट्रा पार्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सा धातु का कार्यफलन सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग क्या बोलिएगा आंसर? प्लेटिनम। और कौन सा धातु का कार्यफलन सबसे कम होता है? तो वो आपका हो गया सीजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। टोटल 10 क्वेश्चन हम करवाएंगे, है ना? देखिए आ गया ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अभी इसके जस्ट पहले हम समझा चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें धातु के सतह पर आपतित होती है, ये आपका धातु का सतह हुआ, और ये क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण आ रहा है, और इस पे जैसे ही पड़ेगा इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को, घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, है ना? चलिए सॉल्यूशन लिखिए, या तो इसका क्या लिखिए? आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें धातु के सतह पर, धातु के सतह पर आपतित होती है, नहीं कि पड़ती है ना? आपतित होती है, आपतित होती है, तो धातु के सतह से, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन, है ना? इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? ये जो है वो पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो आपके अपने सभी फ्रेंड के बीच जाना चाहिए, ताकि उसको भी ये बातें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इसमें कोई प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बताओ इसका अगला जो सवाल है वो आपका क्या है भाई? देखिए 7वां नंबर सवाल, कि फोटोन के गुणों को लिखें। किसके गुणों को? फोटोन के गुणों को, है ना? तो सबसे पहले ये देखिए कि ये फोटोन होता क्या है। फोटोन, फोटोन इंग्लिश में ऐसे लिखा था, फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो फोटोन कुछ भी नहीं है, यह एक कण है। किसका? प्रकाश का। प्रकाश का कण है।
अब इसी फोटोन के बारे में हमें इसका प्रॉपर्टी लिखना है, इसका गुण लिखना है। कम से कम हम कितना लिख देंगे? 4। अगर हम 4 भी लिख देते हैं ना, तो आसानी से हमें 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक? चलिए, सबसे पहला अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आवे तो आपको आंसर से लिखना है, ठीक? लिखना कि फोटोन का गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। सबसे पहला गुण ये होगा कि यह जो कण है, इस पे कोई प्रकार का आवेश नहीं होता है, ना तो प्लस होता है और न ही माइनस होता है। और जिस पे प्लस और माइनस नहीं होता है भाई, वो आपका कौन सा कण कहलाता है? तो हम बोलेंगे उदासीन। कौन सा कण? उदासीन। तो बताओ कि फोटोन जो है वो कैसा कण होता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फोटोन एक उदासीन कण है, पार्टिकल है। चलिए, एक पॉइंट तो याद हुआ। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करते हैं फोटोन का ही, तो अगर फोटोन को हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ये विक्षेपित नहीं होता है। ठीक? जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने रख दिया, ये आपका है, यहाँ पे जो आपका है वो आपका आवेश कितना दे दिया? प्लस। यहाँ से फोटोन जा रहा है, क्या जा रहा है? ये फोटोन का कण है। तो क्या ये प्लस के कारण जो है वो इधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा? नहीं। ये अगर सीधा जा रहा है ना भाई, तो ये जो है वो सीधा चला जाएगा। इसमें कोई प्रकार का विक्षेपण ठीक है। तो बताओ कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है? मेरा आंसर होगा नहीं। क्या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है इस कण पे? मेरा आंसर होगा, यानी कि इसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि यह का मतलब कौन? फोटोन। यह विद्युत क्षेत्र, आवेश के इलाका को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, चुंबक के इलाका को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक? यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। कितना पॉइंट हुआ? 2। अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, इसे गमन करने के लिए से गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। होता है। कितना पॉइंट हो गया? 3। चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए आप लोग। इसका जो वेग होता है ना, वो प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। किसका? फोटोन का। फोटोन का वेग जो है वो प्रकाश के वेग के क्या होगा? बराबर होता है। ये लिख देते हैं, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग होता है कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड वेग के बराबर होता है। इतना लिखने के बाद आपको 2 नंबर देने से कोई भी रोक, सही है ना?
तो टोटल का टोटल जो है वो आपका कितना क्वेश्चन हो गया? कितना नंबर था? 7 नंबर था ना? ये आपका हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्या लिखा हुआ है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये सब कि और तथा एंड गेट का कौन-सा सारणी बना है? सत्यता सारणी। सबसे पहले ना हम चाहते हैं कुछ बेसिक बातें बता दें। ये तो बनता रहेगा, है ना? लेकिन कुछ बातें हम बता देना चाहते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और आपके नॉलेज नॉलेज को बढ़ाने में भी काम आएगा। ठीक। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये दोनों जो है वो है क्या? पहले इसको समझिए थोड़ा-सा। ये दोनों का दोनों जो है आपका एक लॉजिक गेट है। कौन-सा गेट है? लॉजिक गेट। चलिए। अब ये लॉजिक गेट जो है वो होता क्या है? वैसे ये लॉजिक गेट किसे कहते हैं? यह एक क्वेश्चन भी बनता है कितने नंबर का? 2 नंबर का और इसके आगे वो क्वेश्चन दिया हुआ भी है, उसको भी हम यहीं पे समझा देते हैं, है कि नहीं? तो बताओ कि लॉजिक गेट कुछ नहीं है, यह एक उपकरण है। यह एक क्या है? उपकरण है। चलिए माइंड में तो बैठ गया कि कुछ नहीं है, यह एक डिवाइस है, यह एक उपकरण है। अब ये उपकरण जो है वो बिल्कुल डिजिटल है, यानी कि ये कैसा उपकरण है? हम बोलेंगे भैया ये डिजिटल उपकरण है। कौन? लॉजिक गेट। अब ये लॉजिक गेट का जो यूज होता है ना, वो आपका होता है कहाँ पे? हम बोलेंगे भैया इसका यूज जनरली होता है आपका जो आईसी होता है ना, आईसी जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, नहीं कहते हैं कि मोबाइलवा का आईसी उड़ गया, कहते हैं ना? तो वो जो आईसी होता है ना वो इसी लॉजिक गेट पे काम करता है। कौन? आईसी जो है वो किस पे काम करता है? लॉजिक गेट पे काम करता है। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह एक चिप होता है जिसका उपयोग हम मोबाइल में भी करते हैं, कंप्यूटर में भी होता है। तो बताइए कि यह एक कैसा उपकरण है? डिजिटल। ये उपकरण जो है पता है किस पे काम करता है? हम बोलेंगे कि द्विआधारी संख्या पर काम करता है। किस पे काम करता है? द्विआधारी संख्या। ये जो डिजिटल उपकरण है वो किस पे काम करता है? द्विआधारी अद्विआधारी संख्या जो है वो कौन-कौन होता है? तो हम बोलेंगे भैया एक होता है 0 और दूसरा होता है 1 पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है ये? द्विआधारी संख्या पे काम करता है। जितना भी आपका कंप्यूटर है, जो आपका मोबाइल है, वो आपका किस पे काम करता है? 0 और 1 पे। किस पे काम करता है? 0 और 1 पे। जैसे मान लीजिए कि कीबोर्ड में हम टाइप किए 8, तो वो 8 लिखाता नहीं है, 8 को पहले कन्वर्ट करता है कौन-सा नंबर में? द्विआधारी संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी नंबर। कौन-सा नंबर में कन्वर्ट कर देता है? बाइनरी नंबर में। उसी के बाद वो कंप्यूटर अपना आगे का प्रोसेस करता है। ठीक। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, इनपुट सिग्नल। इसमें हम कोई भी चीज़ क्या दिए? जैसे कोई भी अगर हम कीवर्ड में टाइप करते हैं, जैसे 8 किए, 9 किए, 5 किए, चाहे वी किए, चाहे के किए, वो आपका क्या गया? इनपुट मैसेज गया, इनपुट सिग्नल गया, है ना? और जो स्क्रीन पे देखते हैं लिखा हुआ वो आपका होता है आउटपुट, आउटपुट सिग्नल। दोनों को जो है वो लॉजिक रूप से यानी कि तर्क के रूप से बांधे रखता है। किसको? इनपुट और आउटपुट को लॉजिकल रूप से क्या करके रखता है? बांधे रखता है। कौन? डिवाइस, डिजिटल उपकरण। और उसी का नाम क्या पड़ गया? तो इनपुट और आउटपुट को एक बंधन में बांधले रहता है और उस बंधन का नाम है लॉजिकल बंधन। ठीक है? तो बताओ भाई कि अगर कोई परिभाषा पूछे कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, तो मेरा परिभाषा ये हो जाएगा वैसा डिजिटल उपकरण। क्योंकि ये परिभाषा एग्जाम में भी पूछता है कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं और अगला क्वेश्चन हम करवाएंगे भी, है ना? तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं? वैसा डिजिटल उपकरण जो
द्विआधारी संख्या पे कार्य करता है तथा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को लॉजिकल बंधन से बांधे रखता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा इसका लिखा जाए। अभी रुक जाइए, परिभाषा लिखेंगे नहीं, परिभाषा अगला जो क्वेश्चन है ना उस वहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद इसको हम आगे बताते हैं कि लॉजिक गेट जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। वैसे आगे का क्लास जो हायर क्लास होता है उसको आप बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया हुआ रहता है, लेकिन अगर हम 12 की बात करते हैं ना तो दो भागों में देखिए लॉजिक गेट, या आप इसको इस तरीके से समझिए और आसान तरीके से समझा देते हैं। लॉजिक गेट जो है वो हम लोग के सिलेबस में कौन कौन पढ़ना है ये देखिए। पहला लॉजिक गेट का नाम है और, ठीक। दूसरा जो लॉजिक गेट का नाम है वो है एंड। तीसरा जो लॉजिक गेट का नाम है वो है आपका नॉट। चलिए यहीं पे हम इसको अच्छे से क्लियर ही कर देते हैं, है ना। चौथा का जो नाम है ये और लिखा हुआ है ना, इसके आगे खाली एन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, नॉर। और जो पांचवा है वो आपका क्या होगा कि जो एंड लिखा हुआ है इसके आगे केवल एन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा एंड। तो बताइए कि यहाँ पे जो लॉजिक गेट दिखाई दे रहा है वो टोटल का टोटल 5 दिखाई दे रहा है। कितना, 5। कौन कौन, और, एंड, नॉट, नॉर और नैंड। बोलने के लिए भी आना चाहिए, है ना। ये सभी का सभी जो है वो आपका कौन सी है, लॉजिक गेट है। अब देखिए, देखिए ये तीनों को बोला गया है बेसिक, बेसिक लॉजिक गेट। ये तीनों को क्या बोला गया है, बेसिक लॉजिक गेट। और ये दोनों जो बच गया ना इसको बोला गया है यूनिवर्सल। ये ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल पूछता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो बताइए कि अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्न में कौन आपका यूनिवर्सल गेट नहीं है ना, तो क्या आप लोग छांट लीजिएगा ना कि कौन यूनिवर्सल है और कौन यूनिवर्सल नहीं है। ठीक, तो टोटल 5 में से ये तीनों जो स्टार्टिंग का है उसको बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जिसको हम बोलते हैं सर्वात्रिक लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं, सर्वात्रिक। इसको हम बोलते हैं सर्वात्रिक, ठीक। और इसको बोलते हैं सामान्य, ठीक। चलिए आगे इसको देखते हैं, यहीं पे इसको अच्छे से ही समझा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट का। और चलो देखो, इसमें हमें कुछ चीज़ों जानने की आवश्यकता है। शॉर्टकट में ना बताएंगे, ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं है ना। लॉन्ग तब पढ़ाया जाता है जब हम क्लास में पढ़ते हैं या इसका स्पेशल क्लास लिया जाता है, तब यहाँ पे लॉन्ग पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो और गेट के सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका जो संकेत होता है ये क्या होता है, संकेत की बात करेंगे, ठीक। इसका जो है वो बुलियन व्यंजक होता है। क्या होता है, बुलियन व्यंजक। इसी व्यंजक से इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को बताया जाता है। कौन सा व्यंजक, बुलियन व्यंजक। और तीसरा हम बात करेंगे सत्यता सारणी का। सत्यता सारणी बोलिए या सत्यता तालिका बोलिए, दोनों बातें क्या है, सेम, ठीक। कौन सा गेट की बात कर रहे हैं, और गेट का। और गेट का जो आपका संकेत होता है ना कुछ ऐसा होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। यहाँ पे हम दो इनपुट देते हैं, ये हो गया इनपुट, एक का नाम दे देते हैं ए, एक का नाम देते हैं बी, और यहाँ से जो निकलता है ना उसको बोलते हैं आउटपुट, और इसको बोल देते हैं वाई।
ये संकेत कौन सा गेट का हुआ भैया? तो हम बोलेंगे और गेट का। ध्यान से देखिएगा इसको। उसके बाद अगर हम बूलियन व्यंजक की बात करते हैं तो ये बूलियन व्यंजक जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध बताता है। सबसे पहली बात, ये व्यंजक क्या बताता है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह इनपुट और इनपुट इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध बताता है। कौन? बूलियन व्यंजक। ठीक। मेरा हर संभव प्रयास है कि आप लोग को अच्छे से समझाते चले, है ना? तो बताओ, बूलियन व्यंजक जो है वो किसके बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच जो है वो क्या बताता है? संबंध। कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। आउटपुट यहाँ पे क्या है भाई? वाई। वाई बराबर होता है ए प्लस बी। ये हो गया और गेट का बुलियन व्यंजक। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है ना? y बराबर ए प्लस बी, जहाँ पे y जो है वो आउटपुट है, a जो है वो इनपुट है और b जो है वो क्या है? इनपुट है। तो बताओ और गेट का बुलियन व्यंजक क्या हुआ? तो y बराबर a प्लस बी। ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका कौन सा सारणी है? सत्यता सारणी। कौन सा सारणी है ये? सत्यता सारणी। तो बताइए कि सत्यता सारणी में क्या होता है कि एक टेबल बनाते हैं और ये टेबल जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच बनता है। इसमें 3 कॉलम बनाते हैं भाई बढ़िया से। ठीक। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे वाई, और वाई बराबर कौन सी? ए प्लस बी। चलिए, यहाँ पे इनपुट लेने का तरीका सिखाते हैं और हर एक में यही काम करना है। ठीक। ए में हमेशा लेना है 2 गो 0 और 2 गो 1। ठीक। हमेशा 2 गो 0 और 2 गो 1। बी में क्या करना है कि अल्टरनेट लेना है, 0 1 0 1। ठीक। जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो ऐसा क्यों लिए हैं ये भी आपको हम सिखाएंगे। ये थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझना होता है, जो कि उतना टाइम अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है। ठीक। तो ए में क्या लेना है सदैव? 0 0 1 1। बी में लेना है 0 1 0 1। अब यहाँ पे क्या करना है वाई में कि दोनों को जोड़ना है। 0 और 0 कितना हुआ? 0 1 कितना हुआ? 1। 1 0 कितना हुआ? 1। और 1 और 1 को जब हम जोड़ते हैं ना तो ये आपका 2 नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर का योग भी बाइनरी ही होना चाहिए। ऐसा का वन है कि 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 को जोड़ते हैं ना यहाँ पे तो कितना होता है? 1 होता है। ठीक। तो ये जो टेबल बना वो आपका बना सत्यता सारणी। और लगता है कि आपके सवाल में यही बोला गया था कि और गेट का सत्यता सारणी और एंड गेट का सत्यता सारणी बनाए। तो ये कौन सा गेट का सत्यता सारणी हो गया भैया? हम बोलेंगे और गेट का। आपको एग्जाम में ये बना देना है बस। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो गेट का नाम था वो आपका क्या था? दूसरा गेट का नाम था एंड गेट। एंड गेट। अब देखिए इसका क्या होगा? हम बोलेंगे कि इसका जो संकेत होगा वो देखिए कैसा होता है। इसको याद रखना है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसको इस प्रकार से संकेत में दिखाते हैं। ऐसा, इसमें 2 गो हमने क्या दे दिया? इनपुट, और एक जो है वो हमने क्या ले लिया? आउटपुट। इनपुट का नाम पड़ा ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। और वाई बराबर यहाँ पे होता है ए इंटू बी।
ऊपर में क्या हुआ था, y बराबर a प्लस बी, एंड गेट में क्या होगा, a इंटू बी। ये जो आपका जो डायग्राम ये जो दिख रहा है ना, ये किसका संकेत है, तो हम बोलेंगे भैया ये जो संकेत है वो आपका कौन सा गेट का है, एंड गेट का है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके बुलियन व्यंजक का, बुलियन व्यंजक, तो बुलियन व्यंजक तो आप लोग बता ही सकते हैं कि इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो हम बोलेंगे y बराबर a इंटू बी। इसको याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर a इंटू बी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सत्यता सारणी का, सत्यता सारणी, बस ज़्यादा देर नहीं, कितना क्वेश्चन बाकी है अभी है, बस 2 क्वेश्चन है इसके अलावा। ठीक, देखिए ये हमने बना दिया टेबल। यहाँ पे भरिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे b, और यहाँ पे y बराबर क्या डालिएगा, a इंटू बी। इनपुट लेने के लिए सिखाए थे ना, 0 0 1 1, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इंटू है ना, दोनों गुना करते जाए, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 कितना 1। ये जो आपका टेबल बना, इस टेबल का नाम है सत्यता सारणी, और किसका बना, एंड गेट का। आपका सवाल में यही बोला गया था कि और गेट का और एंड गेट का क्या बनाइए, सत्यता सारणी बनाइए। तो ऐसा हो सकता है कि तो और एंड दिया है, हो सकता है आपसे पूछ दे नॉट गेट का, हो सकता है आपसे पूछ दे नॉर का, हो सकता है आपसे पूछ दे एंड का, तब कैसे बनाइएगा, तो सब हम यहीं पे एक ही साथ समझ लेते हैं, है कि नहीं। ठीक, तीसरा, नॉट गेट। बस इसको फटाफट समाप्त कर देते हैं, आज 10 क्वेश्चन का ही सेशन है, ज़्यादा लंबा है नहीं। ठीक है, चलिए इसको देखिए बढ़िया से। सबसे पहली बात करते हैं इसका संकेत का। इसका संकेत जो है वो आपका ट्रायंगल टाइप का होता है, इस प्रकार से। और सबसे खास बात ये है कि इसमें इनपुट जो है वो एक देते हैं, और आउटपुट जो है वो कितना लेते हैं, एक लेते हैं। इनपुट जो है वो हम वाई ए देंगे, और यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा आउटपुट, और आउटपुट को हम इंडिकेट करते हैं वाई से, और वाई बराबर जो है वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब उल्टा, है ना। यानी कि ये अगर हम दबाए 0 तो ये बदल देगा 1, हम दबाए 1 ये बदल देगा 0। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसी को, मतलब कोई भी इनपुट को उल्टा कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं व्युत्क्रम लॉजिक गेट। इसको हम बोलते हैं इनवर्सल। इनवर्स का मतलब होता है ना उल्टा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है इनवर्सल गेट। कौन सा गेट, इनवर्सल गेट, इनवर्सल गेट। तो भाई कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि इनवर्सल, एक हम बताए थे यूनिवर्सल, है ना, जिसका नाम होता है सर्वात्रिक, ये है इनवर्सल। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना। उल्टा का मतलब हुआ कि 0 दिए इनपुट तो आउटपुट कर दिया 1, इनपुट दिए 1 तो आउटपुट कर दिया 0। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनवर्सल गेट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है यहाँ से, है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि बुलियन व्यंजक किसका बताइए, बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक बिल्कुल आसान है, y बराबर a कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट, है ना, याद रखिएगा। y बराबर a कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे संकेत हो गया ऐसा, इसको कौन सा गेट के नाम से जानते हैं, इनवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। और इसका बुलियन व्यंजक क्या हुआ, y बराबर ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें इनपुट देते हैं एक, आउटपुट में मिलता है एक। इसका अगर हम सत्यता सारणी बनाते हैं,
वेरी सिंपल, सत्यता सारणी। बिल्कुल छोटा बनता है इसका, है ना। ये आपका हो गया ए, ये हो गया वाई, और वाई बराबर बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम जीरो दिए तो ये कर देगा एक, अगर हम एक देंगे ये कर देगा जीरो। ये जो आपका जो सत्यता सारणी बना वो कौन सा गेट का बना, छोटका ही है। हम बोलेंगे भैया ये बन गया है नॉट गेट। ठीक। तो यूनिवर्सल गेट के नाम से किसको जानते हैं, नॉट गेट को। याद रखिएगा, नॉट गेट में इनपुट कितना देते हैं, एक, आउटपुट कितना मिलता है, एक। चलिए चौथा क्या था, ये तीनों का तीनों जो है वो आपका था बेसिक लॉजिक गेट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल का। और यूनिवर्सल कै गो था, दो गो था, एक था नॉर और दूसरा था नैंड। चलिए उसको भी समझ ही लीजिए फटाफट। चौथा कौन सा था भाई, नॉर ना, नॉर गेट। चलिए इसको भी देख लीजिए शॉर्ट टाइम में। अगर इसका कोई पूछे संकेत, क्या हम ये जो नॉर है, सबसे पहले आप और का संकेत बनाइए। ठीक है, और का संकेत हम कैसे बनाए थे, याद है, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। इस पे इनपुट कितना दिए थे, दो। कौन कौन दिए थे, एक दिए थे ए और एक दिए थे बी। यहाँ पे और के आगे क्या लगा हुआ, एन लगा हुआ है ना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक गोल सर्कल लगा देना है और यहाँ से इसे एक लाइन खींच देना है, और ये आपका हो गया आउटपुट। और आउटपुट बराबर क्या होगा, सबसे पहले और का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, और इसके आगे एन लगा हुआ है ना, एन का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तो यहाँ पे साफ सुथरा हो गया कि नॉर का मतलब यहाँ पे दो गेट का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, नॉट गेट का प्लस और गेट का क्या है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। और जब हम दोनों को मिलाते हैं तो बनता है कौन सा गेट, नॉर गेट। ठीक। तो ये जो संकेत है बस यहाँ पे खाली ये सर्कल को ऐड कर देंगे तो ये आपका कौन सा गेट हो जाएगा, नॉर गेट। ठीक। इसका बुलियन व्यंजक क्या बताए थे भाई, बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक जो है वो होगा y बराबर, सबसे पहले और का क्या बताए थे, a प्लस बी, इसके आगे n लगा हुआ है ना, तो इसके माथे पे लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। ये आपका हो गया बुलियन व्यंजक। ठीक। अब हम बात करते हैं सत्यता सारणी का। सत्यता सारणी, ठीक है। ये देखिए क्या होता है इसका सत्यता सारणी। देखिए एक कॉलम, इसमें चार कॉलम बनेगा, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, और ये आपका हो गया चार कॉलम। अब देखिए क्या क्या इसमें भराएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया ए प्लस बी। और नॉट का मत नॉर, नॉर है ना, नॉर का बुलियन व्यंजक होता है जो भी हमने जोड़ा उसका उल्टा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब बताओ कि इनपुट लेने के लिए सिखाए थे ना, ए का जीरो, जीरो, वन, वन, इसका हो जाएगा जीरो, वन, जीरो, वन। अगला में जोड़ेंगे जीरो जीरो कितना होगा, जीरो, जीरो वन कितना होगा, वन, वन जीरो कितना होगा, वन। अब वन वन दो नहीं होगा भाई, वन वन भी कितना होता है, वन। अब बताइए कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो ए प्लस बी का उल्टा है। तो ए प्लस बी का उल्टा का मतलब जीरो का उल्टा एक, एक का उल्टा जीरो, एक का उल्टा जीरो, और एक का उल्टा। ये जो टेबल तैयार हुआ उसी को हम बोलते हैं सत्यता सारणी। ठीक। बस 5 मिनट में लेक्चर हो जाएगा समाप्त।
ये आपका लास्ट गेट है जिसका नाम है एंड गेट। ये जो गेट है वो आपका किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो हम बोलेंगे नॉट गेट का प्लस एंड गेट का। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एंड गेट। इसका अगर हम संकेत की बात करते हैं, इसका संकेत होगा, सबसे पहले एंड बनाइए। एंड कैसे बनाए थे, ऐसे ना, ठीक। इसमें दो इनपुट दिए थे, एक था आपका ए और दूसरा था बी, और इसमें आपका नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सर्कल, और यहाँ से निकल जाएगा आउटपुट। आउटपुट को सूचित करते हैं वाई से। तो बताइए कि वाई बराबर क्या होगा। तो एंड का बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए इंटू बी। इसमें नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। बुलियन व्यंजक इसका क्या होगा, बुलियन व्यंजक जो है इसका हो जाएगा आपका y इजकल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो बुलियन व्यंजक है वो कौन सा गेट का हो गया, एंड गेट का। उसके बाद हम बात करते हैं सत्यता सारणी का। सत्यता सारणी, इसमें भी हमको कितना बनाना है, 4 कॉलम, 1 2 3 4। ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पे जो है सबसे पहले ए इंटू बी करना है, उसके बाद जो है वो ए इंटू बी का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ना। ए इंटू बी का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इनपुट लेने के लिए सिखाए थे 0 0 1 1, ठीक। 0 1 0 1। ए इंटू बी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। इसका उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, और 1 का उल्टा 0। तो ये जो सत्यता सारणी हुआ वो कौन सा गेट का हुआ, एंड गेट का हुआ। चलिए, यहाँ पे एक प्यारा सा सवाल है कि डॉपिंग, डॉपिंग का मतलब होता है अर्धचालक। यहाँ पे ये बातें जो संबंधित है वो किससे है, अर्धचालक से है। अर्धचालक जो है भाई वो आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध, ध्यान से देखिएगा, शुद्ध अर्धचालक, और एक आपका होता है अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक, दोनों में अंतर थोड़ा सा यही है कि शुद्ध अर्धचालक का जो चालकता है वो कम होता है। क्या चीज कम होता है, चालकता, चालकता इसका कम होता है, और इसका जो चालकता होता है वो आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें करते क्या है कि मेरे पास जो होता है वो आपका शुद्ध अर्धचालक होता है, जिसकी चालकता कम होती है। इस चालकता को बढ़ाने के लिए, इस चालकता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस चालकता, ओ भाई, इस चालकता को बढ़ाने के लिए हम अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अशुद्धि, अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि जो आपका अर्धचालक होता है वो कितने वैरायटी का होता है, दो वैरायटी का। एक आपका हो गया शुद्ध जिसकी चालकता कम होती है, एक आपका हो गया अशुद्ध जिसकी चालकता ज़्यादा होती है। लेकिन हमें जो है वो क्या चाहिए, चालकता कम चाहिए या चालकता ज़्यादा चाहिए, तो हम बोलेंगे चालकता ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा लाने के लिए हम कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, है ना। और ये अशुद्धि जो है वो हम किस में मिलाते हैं,
शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपका कहलाती है डोपिंग। और डोपिंग का परिभाषा बिल्कुल एक लाइन में होगा कि शुद्ध अर्धचालक में चालकता को बढ़ाने के लिए, शुद्ध अर्धचालक में चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि को मिलाते हैं। यह प्रक्रिया जो है वो आपका क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। ठीक। एग्जाम में अगर आएगा तो यहाँ से आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती है। अशुद्धियां मिलाई जाती है। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। इतना लिखने के बाद जो है वो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक, बस फटाफट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लॉजिक गेट। इसके बारे में तो हम पहले से भी समझा दिए हैं। इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखिएगा तो ये लिखिएगा, वैसा डिजिटल उपकरण। इसका परिभाषा क्या लिखना है? वैसा डिजिटल उपकरण जो द्विआधारी संख्या पे कार्य करता है और इनपुट और आउटपुट को लॉजिकली बांधे रखता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक, वैसा डिजिटल उपकरण जो द्विआधारी संख्या पर कार्य करता है। कौन सी संख्या पे? द्विआधारी संख्या कौन कौन होता है? हम बोलेंगे 0 और 1। द्विआधारी संख्या पर कार्य करता है और इनपुट, जिसको हम बोलते हैं निर्गम तथा निर्गत सिग्नल के बीच सिग्नल को लॉजिकल बांधे रखता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। उसे लॉजिक गेट कहते हैं, है ना। यहाँ पे एक नया आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, निर्गम, जिसको इनपुट बोलते हैं। एक होता है निर्गत, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक, तो बताइए लॉजिक गेट का परिभाषा क्या हो गया? वैसा डिजिटल उपकरण जो किस पे कार्य करता है? द्विआधारी संख्या पे कार्य करता है और किसको बांधे रखता है? तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल को लॉजिकली बांधे रखता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। आपका 10 क्वेश्चन जो है आज समाप्त हो गया। टोटल जो सीरीज है वो कितने क्वेश्चन का होगा? 125 क्वेश्चन का होगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको खूब शेयर करिएगा। ठीक।